बहुत हद तक इस बार मैं देख रहा हूँ जनरेशनल शिफ्ट भी है, तो ये पूरी की पूरी लीडरशिप नहीं दिखाई देगी आपको। और इस बात पे तो बल्कि लोग शर्त लगा रहे हैं कि क्या पुराने लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो कितने रहेंगे। कि संवाद के को किनारे करके सीधा अटैक पे सरकार काम करेगी, और आज उस इलाके में वन कटाई की अनुमति हो रही है। नमस्कार, जय जौहर साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का अपना सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद से नजारा काफी बदला हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग अब विपक्ष में नजर आ रहे हैं, वहीं कई बड़े चेहरों की भूमिका बदल गई है। अब सवाल उठता है कि इस बदलाव से छत्तीसगढ़ की जनता को कितना फायदा पहुंचने वाला है। इन्हीं सब मसलों पर हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए मैं परिचय करा देती हूं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और राजनीतिक विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव जी। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ तक पे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय दुबे साथी भी मौजूद हैं। सुदीप जी, छत्तीसगढ़ में अब नई सरकार भी आ गई है। जिस बदलाव की बात बीजेपी करती थी कि एदारी बदल के रही वो बदलाव हुआ और जनादेश बीजेपी को मिला। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से बदलाव हुआ, कई बड़े चेहरे इस बार विधानसभा में नजर नहीं आए क्योंकि शीतकालीन सत्र भी जारी है, और कई चेहरे जो मध्य प्रदेश विधानसभा से थे अब वो बाहर हो चुके हैं। चाहे हम रविंद्र चौबे की बात करें और भी कई दिग्गज चेहरे जैसे कि टी.एस. सिंहदेव। अब सवाल ये है कि इन बदलाव से छत्तीसगढ़ की जो जनता है उन्हें किस तरीके से फायदा पहुंचेगा और राजनीति में कितना फर्क आएगा। देखिए, ये बदलाव जो हुआ है बहुत हद तक इस बार मैं देख रहा हूँ जनरेशनल शिफ्ट भी है। करीब 50 विधायक बिल्कुल पहली बार चुनकर आए हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो विष्णुदेव साय, बृजमोहन अग्रवाल, और मैं मानता हूँ कि तीसरे नंबर पर डॉक्टर रमन सिंह। ये तीन ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से 1990 में विधायक चुने गए थे। उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से आज सबसे सीनियर विधायक चरणदास महंत हैं जो 1980 से हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है। 93 से भूपेश बघेल हैं। रविंद्र चौबे जी इस विधानसभा में नहीं हैं, हार चुके हैं। सारे पुराने मंत्री इनके हार गए हैं। मोहम्मद अकबर हार गए हैं चुनाव। सत्यनारायण शर्मा ने लड़के को चुनाव लड़ाया था, वो भी नहीं है चुनाव इस समय। तो ये पूरी की पूरी लीडरशिप नहीं दिखाई देगी आपको। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो 2003 में चुने गए कुछ लोग अभी भी हैं यहाँ, लेकिन सरकार का जिस तरीके से गठन हो रहा है और अभी तक जो एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, उसमें किसी भी 2003 के विधायक को या पुराने मंत्री को मौका नहीं मिला है। इस बात की चर्चा बहुत गर्म है, और इस बात पे तो बल्कि लोग शर्त लगा रहे हैं कि क्या पुराने लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो कितने रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बहुत जनरेशनल शिफ्ट इस विधानसभा में हमको देखने मिलेगा, ना केवल विधायकों की संख्या में बल्कि मंत्री परिषद में भी। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्या इस बदलाव से, जो बदलाव बीजेपी ने हासिल किया है, उससे जनता को लाभ होना शुरू हो गया है। ये सवाल अभी थोड़ा सा समय कम हुआ है, थोड़ा समय देना चाहिए सरकार को। इसको हनीमून पीरियड कहते हैं, शुरू के 1-2 महीने को। लेकिन 2 चीज़ें मैंने खास नोट की हैं। एक कि जिस धान के आधार पर 3100 रुपये के आधार पर पूरी राजनीति चली, उसके लिए बीजेपी को, सरकार को निर्णय लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। मुझे याद है 2018 में पहली कैबिनेट में कांग्रेस ने कर्जा माफ़ी और 2500 का धान ये फैसला किया था। इनके पहले कैबिनेट में केवल एक फैसला बड़ा हुआ कि ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे, जो मैं समझता हूँ 7 लाख आवास तो भूपेश बघेल सरकार ने बनाने शुरू कर दिए थे। 10,76,000 करीब और थे, वो दोनों मिला के 18 लाख का पैकेज इन्होंने फिर से लॉन्च किया है, मैं ये मानता हूँ। तो धान के सवाल पर जो देरी हो रही है, और आज किसान उससे बहुत व्याकुल है। किसान को लगता है कि 3200 देने वाली सरकार हमको चुनना थी क्या, जो तुरंत इस मामले में फैसला कर रही थी। आज हमने ये किया है तो हमको अभी जो धान खरीदा जा रहा है वो समर्थन मूल्य पे है। कुछ जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है कि 21 क्विंटल नहीं ले रहे हैं, 17 क्विंटल 18 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। तो ये इन चीज़ों पर स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा जो बड़े चीज़ें हैं, 2-3 बड़ी चीज़ें, मुख्यमंत्री तो संयमित बयान दे रहे हैं, लेकिन जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने 2 मुद्दों पर बहुत खुल के कहा। एक तो नक्सली पर कहा कि नक्सली से बातचीत का क्या मतलब है, इतने साल से बातचीत हो रही है, कोई नहीं है, अब सीधा उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
मतलब ये एक मार्केबल शिफ्ट है कि संवाद के को किनारे करके सीधा अटैक पे सरकार काम करेगी। कितना लाभ होगा नहीं होगा, क्या एनकाउंटर फिर बढ़ेंगे, फर्जी एनकाउंटर कितने होंगे, वो सब भविष्य के गर्भ में है। दूसरा मार्केबल शिफ्ट मैंने नोट किया कि बिजली बिल हाफ योजना पर भी ये बयान विजय शर्मा जी ने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना तो अब बंद होगी। एक योजना जिससे कि आम जनता लाभान्वित थी, उसको सामान्य रूप से ये उम्मीद की जाती थी कि सरकार विचार विमर्श करेगी, कोई कमेटी बनाएगी, कुछ करेगी और उसके बाद बंद करेगी। लेकिन ये सीधा अपफ्रंट कहना कि हम बंद कर रहे हैं, मतलब ये बीजेपी का आत्मविश्वास बताता है कि हम बहुत अच्छे से जीत के आए हैं। अब ये आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। जी, सवाल आपने नक्सलिज्म का उठाया और नक्सलिज्म को लेकर कांग्रेस का ही कम बेस वैसा ही स्टैंड रहा है जो बीजेपी का भी दिख रहा है। तो बीजेपी का जो स्टैंड है उसमें कितना और फर्क आएगा, क्योंकि कांग्रेस बघेल का भी कहना था कि हम नक्सलियों से बात नहीं करेंगे। चुनाव से पहले हालांकि वो शांति वार्ता के पक्षधर थे, लेकिन अब बीजेपी ने शुरुआत में ही साफ साफ कह दिया है कि हम किसी भी किस्म से बातचीत नहीं करेंगे। और कल एक घटना भी हुई जिसमें 6 नक्सलियों को गोलियां लगी हैं, तो एक किस्म से इसको कार्रवाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या बीजेपी सरकार के आने के बाद जो नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई है वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ आदिवासियों से ये कैसे डील करते हैं, कैसे उनको उन पर उनके साथ भरोसा स्थापित करते हैं, ये अब कैसे स्ट्रेटजिकल चेंज आएगा बीजेपी के आने के बाद? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आपको, केवल मैंने नक्सलियों पर आक्रमण हुआ सेना फोर्स का वही भर नहीं है, नक्सलियों ने भी नुकसान पहुंचाया है। अभी एक सीआईएसएफ का सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ, उसके पहले एक भाजपा जनता नेता को उन्होंने मारा चुनाव परिणाम के बाद, और अब कल ये खबर थी कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई। तो जाहिर बात है, जब फोर्स कार्रवाई करने जाती है तो फिर फोर्स कई बार गलतियां भी करती है। और बीजेपी रमन सिंह के जो कार्यकाल में सारकेगुड़ा का कांड हुआ हो, एडासमेटा का कांड हुआ हो, क्या वैसे फर्जी एनकाउंटर फिर से बढ़ जाएंगे, या क्या इस बार जो पुलिस की कार्रवाई है वो इतना फुल प्रूफ होगी कि केवल चिन्हित करके, चिन्हांकित करके कि कौन सशस्त्र नक्सली है, केवल उन पर कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा चुनौती भरा सवाल है। और यहाँ मैं ये भी आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि आप कमल का जो बटन है उसे दबाइए, नक्सलियों के खात्मा करने की जो जिम्मेदारी होगी वो हमारी होगी। तो शायद इससे भी हम एक तरीके से जोड़कर देख सकते हैं। और एक और वादा सुदीप जी, धान खरीदी को लेकर, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में धान खरीदी जारी है और जो किसान है वो धान नहीं बेच रहे हैं। पहले तो चुनाव से पहले वो इसलिए नहीं बेच रहे थे कि अगर बीजेपी जीतेगी तो 3100 रुपए में देंगे, कांग्रेस जीतेगी तो 3200 रुपए में देंगे धान को। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार बन गई, 15 से ज्यादा दिनों का वक्त भी हो गया है, किसान अभी भी रखे हुए अपने धानों को कि कब आधिकारिक तौर पर बीजेपी ऐलान करेगी कि 3100 रुपए में हम धान खरीद रहे हैं। लेकिन ऐलान नहीं हो पाया, कैबिनेट में बस एक फैसला लिया गया। उम्मीद थी कि शायद इस शीतकालीन सत्र में कुछ फैसला या फिर इस पर मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब जो किसान है उनकी नाराजगी भी इतने कम समय में बीजेपी सरकार को लेकर दिखने लगी है। कह रही है कि जिस वजह से हमने इनको वोट दिया वो काम ये लोग इतना डिले कर रहे हैं। देखिए, एक और चीज आप नोट करिए, एक मुश्त पैसा देंगे बोला है जी। किसान ये मानता है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल एक मुश्त मिलेगा। वो ये नहीं जानता कि बोनस को एक मुश्त बोला है कि एमएसपी को एक मुश्त बोला है, किसको एक मुश्त बोला है। आज क्या हो रहा है कि केवल एमएसपी पैसा मिल रहा है, एक मुश्त ही मिल रहा है, लेकिन एमएसपी मिल रहा है, बोनस का अता पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी ये बयान आ रहा है कि राजीव गांधी न्याय योजना की जो चौथी किश्त बकाया है उस पर भी ये चर्चा है कि शायद वो नहीं दी जाएगी। तो अगर कांग्रेस सरकार की योजना थी वहां तक ठीक है, लेकिन किसानों ने क्या बिगाड़ा है? किसानों के हिस्से का अगर 150-200 रुपए प्रति क्विंटल बचा हुआ है चौथी किश्त में, जो 600 रुपए देते थे 4 किश्तों में, तो वो पैसा तो उनका हक है, तो उसको कैसे रोका जा रहा है? फिर ये कहा जा रहा है कि पहले हम 2018 का बोनस देंगे। तो अभी बहुत सी चीजें गर्भ में हैं। कल जो अनुपूरक बजट आएगा, उस अनुपूरक बजट में ये चीज क्लियर होगी कि किस योजना में कितना पैसा रखा गया है, तब ये अंदाज होगा कि किसको कितना पैसा किस में मिलने वाला है। तो एक दिन और हमको देखना चाहिए इस विषय पर। एक चीज मैं भूल गया बताते बताते ये भूल गया कि जैसे कि अडानी के ऊपर आरोप लगा के कांग्रेस लगातार बोलती है भाजपा को कि भाजपा की सरकार मतलब अडानी को, छत्तीसगढ़ को लूटने आ रही है, उसका लिहाज किए बिना आज ही मुझे सूचना मिली है
कि हसदेव अरण्य में जिस पर लंबा जन आंदोलन हुआ था, 300 किलोमीटर पदयात्रा हुई थी, वहां एक खदान में करीब 54 हेक्टेयर जंगल, जिसमें करीब 30 से 40 हजार पेड़ हैं, काटने की अनुमति इस सरकार ने दे दी है। अब कल से यह कटाई शुरू होगी और यह पूरा इलाका हसदेव बांगो बांध का कैचमेंट है। यहां पर जंगल खत्म होने का मतलब है बांध की क्षमता पर असर होना, और बांध की क्षमता पर असर होने का मतलब है कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है हसदेव बांगो बांध, उसकी क्षमता में फर्क पड़ना, और इसका प्रभाव 10 से 14 विधानसभा तक जाता है। 90 विधानसभा के राज्य में 10 से 14 विधानसभा को नुकसान पहुंचाने का हिम्मत दिखाना, मुझे या तो अधिकारी ये अभी कॉल कर रहे हैं क्योंकि सरकार पूरी बनी नहीं है, कैबिनेट में मामले आ नहीं रहे हैं ठीक से, तो देखना है कि ये अगर इतना बोल्ड होके सरकार काम कर रही है तो ये इसके पीछे मंशा क्या है। जी, मंशा की बात तो कांग्रेस पर भी उठती है। जब उनकी सरकार थी तब भी वहां के आदिवासियों ने आंदोलन किया था और कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कैसे रणनीति बनाएगी, हसदेव को लेकर कैसे बीजेपी को घेरेगी, अब इस पर कैसी रणनीति हुई, कैसी राजनीति हुई कांग्रेस की, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या प्राथमिकता खनन को लेकर और आदिवासियों को लेकर बीजेपी के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या हम इन चंद दिनों में इसका अनुमान लगा सके हैं? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते अगर आदिवासी ये कंप्लेन करेगा कि मुझ पर अत्याचार हो रहा है तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के थे और वो उस अनुमति दिए तो आदिवासियों ने बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। उस जन आंदोलन से घबराकर पीछे हटकर सरकार पीछे हटी और उस समय तक जितनी कटाई हुई थी उसके बाद रोका, और यहां तक कि विधानसभा में जो प्रस्ताव आया था हसदेव को बचाने का, धर्मजीत सिंह जी ने रखा था और आज धर्मजीत सिंह भाजपा में आ गए हैं, उस प्रस्ताव पर भाजपा ने भी समर्थन दिया था। बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, ये सब विधानसभा में थे और सर्वसम्मत प्रस्ताव होकर हसदेव के संरक्षण की बात हुई थी, और आज उस इलाके में वन कटाई की अनुमति हो रही है। तो ये तो बहुत देखने वाली बात है। ये देखिए, वन कटाई की बात करते हैं और आदिवासी और बनाम वनवासी का भी एक टर्मिनोलॉजी क्रिएट करते हैं और उस पर बीजेपी की राजनीति चलती है। तो क्या अब आदिवासियों का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ उन्हीं मसलों को ध्यान दिया जाएगा जो भावनात्मक तौर पर काफ़ी बड़ा दिखता है, जैसे कि दंतेवाड़ा को हम पवित्र शहर बना देंगे, सरगुजा और बस्तर दोनों क्षेत्रों के लिए इन्होंने अलग घोषणा पत्र जारी किया, और केवल इनके मुद्दे वही रहे कि हम इसको पवित्र शहर बनाएंगे तो हम इन देवताओं को मान्यता देंगे और यहाँ धर्मांतरण के खिलाफ लड़ेंगे। तो क्या बीजेपी की रणनीति सिर्फ ये ऊपरी तौर पर और सतही तौर पर रहेगी, जबकि इसके बुनियाद में कोई अलग बात होगी? देखिए, आदिवासी स्वभाव से बहुत अंतर्मुखी होते हैं, वो बाहरी दुनिया से अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा कटे रहते हैं और इस कारण वो अपना भला बुरा कई बार सोचते हैं। जिस तरीके की सफलता अर्बन इलाकों में या सेमी अर्बन इलाकों में बीजेपी को मिली है कि लोग पूरी तरह महंगाई, बेरोजगारी, ये सब को छोड़कर भावनात्मक मुद्दे, कश्मीर, राम मंदिर पर इनको अंधा साथ दे रहे हैं, तो इनका प्रयास यही है कि यही पैटर्न हम आदिवासी इलाकों में भी लेके जाएं, कि हम डीलिस्टिंग की बात करें कि रिजर्वेशन का, धर्मांतरण का फायदा, इसका फायदा, मंदिर का, पवित्र नगर, ये सब पे बात करें, और जो उनके जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं जिसके लिए आदिवासी समाज पिछले 30 साल 40 साल से लड़ रहा है, उन जल जंगल जमीन के मुद्दों पर वो ध्यान ना दिया जाए या उस पर वही किया जाए जो कॉरपोरेट चाहते हैं। तो जाहिर बात है ये संघर्ष बढ़ेगा, और संघर्ष बढ़ेगा तो इसके राजनीतिक परिणाम भी होंगे। एक संघर्ष अब मंत्रिमंडल को लेकर भी चल रहा है। इन्होंने एक मुख्यमंत्री आदिवासी, एक डिप्टी सीएम ओबीसी, एक डिप्टी सीएम सवर्ण या सामान्य वर्ग से, अब 10 मंत्रियों के पद बाकी हैं। इसमें कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे, क्योंकि सतनामी समाज का एक अलग विरोध चल रहा है। वो शुरुआत में तो सीएम की भी मांग कर रहे थे, उसके बाद जो ओबीसी वर्ग हैं उनमें भी एक नाराज़गी देखी गई जब अरुण साव को सीएम नहीं बनाया गया, और उसके बाद फिर नए और पुराने चेहरों के बीच भी एक किस्म का द्वंद्व देखा जा रहा है। इसको कैसे बीजेपी साधेगी? देखिए, ये तो चुनौती है, और अभी उन्होंने जो बेसिक काम किया वो 3 लोगों को बनाया। ट्राइबल, अरुण साव मतलब साहू जो कि ओबीसी में सबसे बड़ी कम्युनिटी है, और ब्राह्मण जो अपर कास्ट में सबसे प्रभावी ग्रुप है, जो ओपिनियन मेक करता है, लोगों को चलाता है। तो 3 जो ग्रुप उनको सर्वाधिक वोट किए हैं, उन्होंने तीनों से एक एक आदमी लेके 3 पदों पर नियुक्ति की है। अब जो बचे हुए 10 पद हैं
उसमें भी, और विधानसभा अध्यक्ष ऑब्वियसली उन्होंने एक और सपर कास्ट व्यक्ति को, रमन सिंह को बनाया है। तो जो बचे हुए पद हैं उनमें भी वो संतुलन साधने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है 1 या 2 सतनामी से लिया जाएगा। उसके बाद कम से कम एक आध कोई कुर्मी समाज से होगा, साहू समाज से एक व्यक्ति और हो सकता है, ओबीसी से ओपी चौधरी है ही, लखनलाल देवांगन है, ऐसे 3-4 नाम हैं जो ओबीसी से मंत्री बन सकते हैं। और इसके अलावा ट्राइबल से बहुत सारे नाम हैं। ट्राइबल में तो ये समझिए केदार कश्यप, रेणुका सिंह, ये सब तो मुख्यमंत्री की लाइन में थे जी, लता उसेंडी, रामविचार नेताम, लता उसेंडी, ये सब, विक्रम उसेंडी, तो 5 लोग तो ये वैसे ही बचे हुए हैं जो वहाँ थे। आज इन लोगों का क्या होगा, कैसे 5 के तो बन ही नहीं सकते, अधिकतम 3 और बनेंगे। तो जाहिर बात है कि 13 मंत्रिमंडल की जो सीमा है, उसके बाद जो एस्पिरेंट हैं या जो महत्वाकांक्षी लोग हैं वो छूट जाएंगे। जैसे 3 अग्रवाल या जैन लोग हैं, अमर अग्रवाल जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, राजेश मूणत हैं, इनमें से 1 या 2 बनेगा अधिकतम, तीनों तो नहीं बनेंगे। तो अब बीजेपी के पास यही होगा कि 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी। तो आगे इनको किसी को संसदीय सचिव, किसी को किसी बोर्ड का अध्यक्ष, क्योंकि पुन्नूलाल मोहले भी एक बड़े चेहरे हैं सतामी समाज से, लेकिन दयालदास बघेल का भी नाम चल रहा है। 4 लोग हैं, डोमनलाल कोरसावड़े, खुशवंत गुरु और दयालदास और पुन्नूलाल। इसमें से 1 ही या 2 अधिकतम, कितने बनेंगे? इसमें से एक नया या पुराना। हाँ। मतलब या तो खुशवंत साहब को नए के तौर पे मौका मिल सकता हाँ। है और पुराने में थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष होगा। लेकिन इन सभी कैबिनेट को लेकर संघर्ष तो होगा ही होगा और जारी भी है मंथन का दौर। लेकिन अब सवाल उठता है कि बीजेपी सरकार के सामने आने वाले 5 सालों में क्या चुनौती होगी। तो आप क्या समझते हैं? 5 साल में चुनौती ये होगी कि पिछले 15 साल के मुकाबले भूपेश बघेल की सरकार हार जरूर गई है, लेकिन उसने राज्य की राजनीति की दिशा गांव गरीब किसान की तरफ मोड़ दी है। आदिवासी के जल जंगल जमीन पर चर्चा हुई है, वन अधिकार पट्टों पे बात हुई है, वनोपजों के रेट बढ़ाने की बात हुई है। तो इन सब से यू टर्न लेना बीजेपी को मैं नहीं मानता कि राजनीतिक रूप से मुफीद होगा। अगर ये सबसे यू टर्न लेके वो पहले जैसा कि भाई उद्योग लगाओ, पावर प्लांट लगेगा, ये होगा, ऐसा इस पर जाएंगे, खदान खुलेगी नहीं, तो फिर इनको 2028 में फिर से समस्या आने वाली है। और इससे पहले तो अब लोकसभा का भी चुनाव है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है और मैं तो ये मान रहा था कि ये जैसे अडानी को अनुमति मिली कि शायद ये लोकसभा चुनाव तक शांत बैठेंगे। ये एक्सपेक्टेड था कि अडानी की खदानों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन फिर भी लगता था कि थोड़ा इतनी राजनीतिक समझ होगी कि लोकसभा चुनाव तक शांत बैठा जाए, उसके बाद देखेंगे। तो ये तो पहले ही दे दी गई है, तो अब आगे मैं इस पे क्या कहूँगा। आपने शांत बैठने की बात कही, तो क्या बघेल को अब शांत बैठाने की तैयारी चल रही है या फिर इनको राष्ट्रीय राजनीति में भेजने की कवायद की जा रही है? क्योंकि कल परसों ही उनको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई राष्ट्रीय स्तर में, राष्ट्रीय गठबंधन समिति का उनको सदस्य बनाया गया। तो क्या ये छत्तीसगढ़ में जो नेतृत्व है कांग्रेस की, वो बैज और महंत के हाथ में है, विपक्ष की कमान, और बघेल को वहां से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति में ला रहे हैं, तो इसके 2 मायने निकलते हैं क्या? एक मायने तो ये कि राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री, और दूसरा क्या राज्य की राजनीति से बघेल को दूर किया जाना? देखिए, आप उसको ये इस तरीके से लीजिए कि उनके रहते सरकार आई होती तो उनको क्रेडिट मिलता, उनके रहते सरकार नहीं आई तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनके रहते हार गए। तो बेटर ये है कि जब आपका ऊपर कोई सेटबैक हो तो आपको 2-4 दिन छुट्टी लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये भूपेश बघेल जी के लिए अच्छा है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कुछ समय बिताएं। हाँ, छत्तीसगढ़ को अगर आवश्यकता होगी तो वो विधानसभा में रहेंगे ही, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी वॉइस रहेगी, वो कहीं भी दौरा करने जाएंगे तो उतना तो उनका वजन पड़ेगा ही, वो तो उसको कोई छीन ही नहीं सकता है। लेकिन ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में एक ओबीसी नेता के रूप में और एक प्रखर वक्ता के रूप में, और जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी पे हमला करते हैं, कांग्रेस में उनकी ज़रूरत है और वो बनी हुई है। जाहिर बात है उनको लीडर अपोजिशन नहीं बनाया, वो बनना चाहते थे नहीं बनना चाहते थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं बनाने का मतलब है कि उनको क्लियर इंडिकेशन दिए गए हैं कि वहाँ आप महन जी और दीपक बैज हैं तो आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। और ये
जैसे अब भूपेश बघेल का जिक्र हुआ ही है, तो हम सभी जानते हैं कि सीएम रहते उन्होंने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस तौर पर काम किया। और पिछले अगर हम 15 साल वर्सेस बनाम 5 साल देखें तो छत्तीसगढ़िया त्यौहार हो, तीज त्यौहार हो, संस्कृति हो, उन्हें एक अलग तरीके से पहचान मिली है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज को मामा कहा जाता है, वैसे इन्हें यहाँ पर काका कहा जाता है। लेकिन अब जब विष्णुदेव साय को कमान मिली, मुख्यमंत्री वो बने, तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो लोगों के मन में, कई लोगों के मन में ये निराशा रहती है कि ये छत्तीसगढ़िया वाला सीएम नहीं है, ये पपेट है, ये दिल्ली से चलने वाला सीएम है। तो ये देखिए, यही मैं कहा परसेप्शन। आप, मैं तो बोलते हुए इसको झिझक रहा था क्योंकि अभी हनीमून पीरियड है जी, लेकिन ये परसेप्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि जो 3 राज्यों में चुनाव हुए और मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ, तो रमन सिंह जरूर बुरी कदर हारे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बुरी कदर नहीं हारे थे पिछले बार। फिर दोबारा 3 साल रहे और अभी उनके नेतृत्व में बड़ी मेजॉरिटी में जीत के आए। उनको भी हटाया गया। वसुंधरा फिर से जीत के आई और सरकार आई फिर से, वहां ट्रेंड है 5 साल में बदलने का। उनको भी किनारे करके एकदम पहली बार के विधायक को बनाया गया वहां। माने आप ये सोचिए कि 1990 में पहली बार विधायक बने थे शिवराज, 1991 में सांसद बन गए थे। उसी समय के नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उसी समय के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उसी समय के नेता हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ये सब 90 के दशक के नेता हैं। ये सबको किनारे करके 2013 में जिसको पहली बार टिकट मिला वो आज मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में। यहां तो पहली बार जो लड़े वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये परसेप्शन छत्तीसगढ़ अकेले का नहीं है, ये तीनों बीजेपी स्टेट के लिए लोगों के मन में बना है कि इनको मोदी और शाह चलाएंगे। इसके दोनों फायदे और नुकसान हैं। जिन्होंने मोदी के नाम पे वोट दिया है वो यही चाहते थे कि यहां पर कोई अपनी चलाने वाला सीएम ना बने, ऐसा आदमी सीएम बने जो मोदी जी की बात पूरी माने। ऐसे बहुत से लोग हैं बहुत जिन्होंने मोदी के नाम पे वोट दिया है। ऐसे भी लोग हैं बहुत से जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं पे वोट करते हैं। तो क्या वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले वोटों में इतनी नाराजगी आएगी कि बीजेपी को चुनावी नुकसान 4 महीने में होगा? ये आपको रिजल्ट बता देगा लोकसभा में। एक नाराजगी अभी देखे पर मिली जिन दिन शपथ ग्रहण इनकर हुई तीनों मंत्री के, मतलब मुख्यमंत्री समेत, तो वो दिन छत्तीसगढ़ी में शपथ नहीं हुई। राज जन हमार छत्तीसगढ़ी गीत है, राजकीय गीत अहू नहीं चली, तो बहुत जन दर्शक और बहुत जन सोशल मीडिया में कमेंट करने वाले मन लिखत रही ओला लेके। लेकिन अब जन विधानसभा सत्र चालू हुई तो विष्णुदेव साय समेत और बहुत जन विधायक मन छत्तीसगढ़ी में शपथ लिहिन। ओकर बाद जन छत्तीसगढ़ी भाषी नो है तेनो मन छत्तीसगढ़ी में शपथ लिहिन। ये भी देखे बर मिली। तो का बीजेपी अब समझ गए है कि छत्तीसगढ़िया वाद भी के जन बघार थोड़ थोड़ देहे बर पड़ी बीच बीच में? वो तो तभी समझ गए रही नो मन जिन टाइम छत्तीसगढ़ी महतारी की मूर्ति लगाए रही। और राजगीत तो अभी भी बजा थे। राजगीत तो नहीं रही ना 15-18 साल। राजगीत तो 2019 में आई से भूपेश बघेल सरकार लेके आए राजगीत ला। तो ये बात ला तो भाजपा के घोषणा पत्र में बदलबो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग हुई। तो बीजेपी सरकार एला समझत है, लेकिन ओखर जेन सपोर्ट बेस है वो सपोर्ट बेस में बहुत बड़े संख्या में सरगुजा और बस्तर और रायपुर में शहरी इलाका में बाहरी लोग हैं। वो बाहरी मन घलो चाहते हैं कि ज़्यादा छत्तीसगढ़िया वादला प्रश्रय ना दिए जाए। सरगुजा में बड़ा संख्या में बिहारी मन है, यहाँ भी बस्तर में भी बाहरी मन बहुत है, तो वैसी सब शहर में भी बाहर के बसे हैं। तो बीजेपी ला बोले संतुलन स्थापित करना पड़ी कि छत्तीसगढ़ी दिखे भी और छत्तीसगढ़ी लगे भी नहीं। अब आखिरी सवाल जात हमार कि 2018 में बिल्कुल एक अलग स्थिति रही। कांग्रेस प्रचुर बहुमत से जीत के आ रही। ओकर बाद घलो जब लोकसभा के चुनाव हुई तो बीजेपी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करी और कांग्रेस से सीमित हो गए। ए पे तो कांग्रेस के सरकार घलो छत्तीसगढ़ में नहीं बनी और ए बार जन इंडिया गठबंधन है तेनों बनत है। तो ये सबके बीच में कांग्रेस कै सीट ला पा सकत है छत्तीसगढ़ में? ये तो देखना कठिन है, अभी कहना कठिन है। काबर के वो टाइम 68 सीट जीते रही, सब लोकसभा में 2 पाइस, तो ये टाइम तो सीटें 35 जीते हैं। तो विधानसभा परिणाम का लोकसभा में कन्वर्ट करना बहुत कठिन और डाइसी है, उलझन कर। ये तय जान ले कि बस्तर जैसे सांसद रही तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी हुई, कोरबा सांसद है तो एंटी इनकम्बेंसी है, तो ऐसी बीजेपी के 9 सांसद हैं तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी हुई। अब बीजेपी कैंडिडेट बदल के नवा चेहरा दी जैसे और साल करे रही, तो अभी कहना कठिन है। कांग्रेस मेहनत कर ही 5-6 सीट जीत सकत है, लेकिन उम्मीद कम है।
उम्मीद कम है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से भी, और इस बात का विश्लेषण, आप चुनाव से पहले भी हमारे साथ कई बार जुड़े हैं और हमने कई मौकों पर इस बात का विश्लेषण किया कि इस बार के चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और सभी को लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से, बुरी तरीके से इस बार कांग्रेस की हार हुई, घोषणा पत्र में भी बीजेपी से एक कदम आगे थी, कई बड़े चेहरे हार गए। सुदीप जी, आप क्या समझ पा रहे हैं? अभी भी जो कांग्रेस है वो तो मंथन कर रही है, लेकिन हार के बाद जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, चुन्नीलाल साहू पीसीसी उपाध्यक्ष, वो अभी खुद कह देते हैं कि किसी तरीके का सर्वे नहीं हुआ। केसी वेणुगोपाल इस बात को खुद मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उन्होंने सर्वे करने नहीं दिया, और भी कई तरह के गंभीर आरोप जब लगते हैं तो क्या लग रहा है कि लोकसभा में तो फिर स्थिति थोड़ी सी और ज्यादा गंभीर हो जाएगी कांग्रेस के लिए? देखिए, वो नेता लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं वो सब तो मैं नहीं जानता। जाहिर है लोकसभा में सरकार रहती तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा ताकत से और संसाधन से लड़ पाती। संसाधनों का महत्व है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। अब सरकार नहीं है तो कैसे लड़ेगी, कितने लड़ेगी, क्या वरिष्ठ नेता लोगों को बोला जाएगा आप लड़ो, ये सब भविष्य के गर्भ में है। और मैं पहले ही कह चुका हूं, अच्छा परफॉर्म करेगी तो 5-6 सीट ला सकती है, लेकिन उम्मीद कम है। क्योंकि आप ये तो भूल जाइए कि लोकसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट में आप बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, ये आप भूल जाइए। चलिए ठीक है, कांग्रेस किस तरीके से परफॉर्म करती है लोकसभा चुनाव में ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो बदलाव छत्तीसगढ़ में हुआ है, इस बदलाव से छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बीजेपी सरकार अब अगले 5 सालों में क्या काम करती है, क्या कमाल करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चर्चा में जुड़ने के लिए सुदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अक्षय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जौहार।